अस्सलामुअलैकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में जैसे कि हम लोगों ने नई सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी नर्स्ट के पास पेपर्स पे लेके, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़ जो कि नर्स्ट के प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं। चैप्टर 2 का नाम है सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। तो इसमें एमसीक्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ में मैंने थोड़ी बहुत डिटेल्स बताई हुई हैं, कुछ में नहीं भी बताई हुई, कुछ को मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। तो वो चीज़ें भी आप लोग फिर खुद कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो फ़ायदा नहीं है कि वीडियो को ज़्यादा ड्रैग करना। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने मेंशन की होंगी स्लाइड्स पे, आप वहाँ से भी वैसे देख लेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूँगा। लेकिन कुछ चीज़ें की डिटेल में नहीं जाया जा सकता, टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो उस हिसाब से हम चलेंगे आगे लेके इसको। तो चैप्टर 2 में का तकरीबन 50 तक एमसीक्यूज़ आए हुए हैं पास पेपर्स में। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एसोसिएटिव लॉ फॉर द सेट्स। अच्छा, ये हमने कल भी देखा था, अब सेट के हवाले से आगे बस फ़र्क ये है। तो एसोसिएटिव लॉ देखें ना, अगर ए ऑप्शन को मैं देख लूँ यहाँ पे, ए ऑप्शन, तो ए यूनियन कह रहा है इंटू बी यूनियन सी, तो इक्वल टू इंटरसेक्शन आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। एसोसिएटिव लॉ में ये नहीं होगा कि एक जगह पे यूनियन है तो दूसरी जगह पे इंटरसेक्शन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में देख लिया जाए तो ये जवाब सही नहीं आ रहा होगा। अगर आप इन सेट का ए बी सी कोई सेट लेके देख लें, आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, इसलिए वो मैं प्रेफर या रेकमेंड नहीं करूँगा। सेम सिमिलर केस यहाँ पे भी है। यहाँ पे ए यूनियन कह रहा है और बाद में ए इंटरसेक्शन कह रहा है, तो डेफिनेटली दोनों इक्वल होंगे, नहीं तो एसोसिएटिव लॉ ये भी नहीं है। हाँ, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी है और यहाँ पे ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी है, तो ये सिर्फ सी है ऑप्शन जो हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। ए और बी तो वैसे ही गलत है, ऑप्शन ही गलत है, एसोसिएटिव लॉ को तो छोड़ दो, ऑप्शन ही गलत बन रहे हैं, वो इक्वल हो ही नहीं सकती चीज़ें। तो इस वजह से हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 2 में कहता है इफ़ ए एंड बी एंड सी आर ओवरलैपिंग वाइल ए एंड सी आर डिसजॉइंट सेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द सेट्स। अब देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा लिखा हुआ है, ऑप्शंस इतने बड़े बड़े लिखे हुए हैं, तो कंफ्यूज करने के लिए होता है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वो डिपेंड करता है। अब टाइम यहाँ पे इसलिए ज़्यादा लगेगा कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा आपको चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया है कि रैशनल नंबर्स जो हैं उसमें सारे के सारे नंबर्स आ जाते होते हैं सिवाय इरेशनल नंबर्स के, यानी रैशनल में ऑब्वियसली इरेशनल नंबर्स नहीं आएंगे, लेकिन जो रियल नंबर्स हैं ना उसमें रैशनल और इरेशनल दोनों ही आ रहे होते हैं। तो इस तरह सेट है। अब इवन का तो सबको ही पता है, 2 4 6, ऑड का भी सबको ही पता है। तो पहले ऑप्शन ए देख लेते हैं। ए में इवन नंबर्स कह नेचुरल नंबर्स कह रहे हैं और बी में कह रहा है इवन नंबर्स, तो ए और बी ओवरलैपिंग सेट हैं, हाँ जी बिल्कुल हैं। इसी तरह अगर देखा जाए ए एंड सी डिसजॉइंट सेट हैं, नहीं जी बिल्कुल डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में 1 3 5 भी आ रहा होगा, तो हमारा ये ऑप्शन हो गया गलत। उसके बाद देखते हैं बी ऑप्शन पे, सेट ऑफ स्केयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि स्केयर्स कह रहा है नेचुरल नंबर का तो 1 का 1 ही आएगा, 2 का 4 आ जाएगा, इस तरह, ठीक है। और बाद में कह रहा है कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अब वही बात आगे फिर से, ए और बी तो हो गए ओवरलैपिंग, ठीक है, हो सकते हैं। अब सी में कह रहा है रैशनल नंबर्स। अब मैंने बताया कि रैशनल नंबर में तो सारे के सारे नंबर आ रहे होते हैं, तो ए और सी जो है यहाँ पे डिसजॉइंट सेट नहीं बनेंगे, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। अब आ गया ऑप्शन सी, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए ए और सी, मैं पहले सिर्फ यही देख लेता हूँ डिसजॉइंट वाला। ए एंड सी, एक में रैशनल है और एक में इरेशनल है, तो ये मतलब है डिसजॉइंट सेट हैं, इन दोनों में कोई भी नंबर सेम नहीं होगा। अब उसका देखते हैं ए और बी के हवाले से कि इसमें कोई ओवरलैपिंग हो रहा है, हाँ जी है। रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, तो बी ए के साथ भी ओवरलैप हो रहा होगा, सी के साथ भी ओवरलैप हो रहा होगा, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन आ जाएगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ये फिगर में मैंने शो करवाया हुआ है कि किस तरह ए और बी ओवरलैप हो रहे हैं, बी और सी ओवरलैप हो रहे हैं और ए और सी डिसजॉइंट सेट है। अच्छा जी, नेक्स्ट में कह रहा है इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, व्हाट कैन यू से अबाउट ए एंड बी। कहता है कि अगर इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों ही इक्वल हो जाएं तो इसका क्या मतलब हो सकता है। ये देखें किस केस में हो सकता है, व्हेन टू सेट्स आर इक्वल द रिजल्ट ऑफ देयर इंटरसेक्शन एंड यूनियन विल बी सेम।
द सेट इल सेट। अब इक्वल और इक्विलेंट सेट में कन्फ्यूजन होती है जब। अच्छा, मैं ऑप्शन डिस्कस करते हैं। ए और बी डिसजॉइंट सेट होंगे ना, तो उसका इंटरसेक्शन तो आ जाएगा खाली सेट, तो ये तो हो नहीं सकता। ओवरलैपिंग सेट की बात कर लें, ओवरलैपिंग में ये हो सकता है कुछ एलिमेंट्स सेम होंगे लेकिन सारे नहीं होंगे उसमें, यानी कुछ दोनों में कोई ना कोई एक दो डिफरेंट लाजमी मौजूद होंगे, तो ओवरलैपिंग सेट भी नहीं हो सकता क्योंकि फिर यूनियन में वो सारे नहीं आ रहे होंगे। ए इज़ सबसेट ऑफ बी। अब ए इज़ सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है कि जो ए के एलिमेंट्स हैं, जो बी के एलिमेंट्स हैं वो ए में भी, या इस तरह कह देना, मैं आपको फिगरेटिव में बता देता हूँ कि इस तरह बन जाएगा सबसेट, यानी कि बी में कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो कि ए में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन ए में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं ना, वो सारे के सारे बी में मौजूद लाजमी होंगे। ठीक है, तो इस केस में भी इंटरसेक्शन और यूनियन के हिसाब से देखा जाए तो वो सेम नहीं बन रहा होगा। उसके बाद ऑप्शन आ जाते हैं डी पे, ए एंड बी आर इक्वल सेट। देखें, जब दोनों इक्वल सेट होंगे, यानी कि अगर ए में 1 2 3 एलिमेंट है और बी में भी 1 2 3 एलिमेंट है, तो यूनियन उनका 1 2 3 आ जाएगा और इसी तरह इंटरसेक्शन भी 1 2 3 आ जाएगा। तो उस केस में हो सकता है, यानी कि जब दो सेट इक्वल होंगे तब ही उनका इंटरसेक्शन और यूनियन इक्वल आ सकता है, अदरवाइज़ किसी भी केस में नहीं होगा ये। Which of the following shows that A is a subset of the other set? इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन है, ठीक, क्योंकि उसने क्या सबसेट। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें कहीं पे भी सबसेट वो नहीं बन रहा होगा ए, क्योंकि ये देखें यहाँ पे नीचे मैंने लिखी हुई है रीजन, वैसे नन ऑफ दिस शोज दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ द अदर सेट, दीज रिप्रेजेंट दैट ए बिलोंग टू अदर सेट। यानी कि इससे पता चल रहा है कि ए जो बिलोंग कर रहा है वो किसी और सेट में बिलोंग कर रहा है। वैसे एक क्वेश्चन में मुझे इसमें एमसीक्यूज में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई थी कि पहले तो इसने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं, चलो ठीक है उसे भी कर दें इग्नोर, तो ए बाहर भी है ए अंदर भी है, तो अजीब सा है, तो इसलिए इसका भी मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी। एटलीस्ट जो मैंने फिर जितने कंक्लूजन पे निकला उस हिसाब से नन ऑफ दिस हो सकता है, अगर ये कोई इस तरह का क्वेश्चन है। और अगर नहीं है तो कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन में मसला हो सकता है या किसी चीज़ में। ये नीचे बाकी डिटेल्स भी इसमें लिखी हुई है जो मैंने ढूंढी है, जो मिली है इस क्वेश्चन को लेके, तो आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन में मसला हो सकता है या मे बी मुझे कन्फ्यूजन हुई हो, लेकिन मेरे बेसिस पे आंसर इसका डी बन रहा है। If A is a subset of B, then B is a superset of A. This condition holds for which option? कह रहा है कि किस केस में ये होगा। अब मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है कि A इज़ सबसेट ऑफ B, यानी कि A सबसेट है B का, B इज़ सुपरसेट ऑफ A। ये सिर्फ़ और सिर्फ किस केस में हो सकता है मुमकिन, B जब हो सुपरसेट A का, या यहाँ पे इसे ऐसे पढ़ लें कि A इज़ सबसेट ऑफ B, तो उस केस में ये सिर्फ मुमकिन हो सकता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है A सबसेट ऑफ B या B सुपरसेट ऑफ A, इसका ये सेम ही बात है, यानी ए को सबसेट ऑफ बी कह दें या बी को सुपरसेट ऑफ ए कह दें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स इज सेट टू बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में क्या होता है कि जी, अब क्या डिस्कस करना, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, जैसे था यहाँ पे ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए हो रहा होगा। ए इक्वल टू ए बी सी, तीन एलिमेंट्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए विल बी। अब नंबर ऑफ सबसेट्स पूछना है, तो ये फार्मूला होता है 2 की पावर n, तो यहाँ पे n 3 है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 बी इक्वल टू 0 4 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स। अब नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने हैं, कहता है ए यूनियन बी के फाइंड करें, तो यानी पहले हम इसका यूनियन लेंगे तब एलिमेंट्स हमारे पास टोटल हो जाएंगे 6, फिर जाके हम इसका सबसेट ले रहे होंगे। इसे कन्फ्यूज़ नहीं करना, ये नहीं करना कि पहले दोनों को अलग अलग करके फिर बाद में प्लस करना शुरू कर दो तो गलत हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 64। पहले यूनियन लेंगे, एलिमेंट्स कंबाइन हो जाएंगे, तो तब उसने कहा, ये देखा ना, उसने कहा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए यूनियन बी, उसने कंबाइन का पूछा हुआ है, सेपरेट का नहीं पूछा हुआ कि ए के कितने होंगे और बी के कितने होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हमारे पास इफ़ क्यू आर एनी सेट्स देन क्यू माइनस आर, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बाद में बताता हूँ। मैंने सोल्व करके दिया है, वैसे तो मैं इसका आंसर बता सकता था लेकिन मैंने सोल्व करके दे दिया है। वैसे ये हमने पहले भी किया हुआ है, ई कैट में भी इससे रिलेटेड एक सेम इस तरह का क्वेश्चन था, तो वहाँ पे डिस्कस किया, लेकिन मैंने फिर यहाँ पे दोबारा रिपीट कर ही दिया। द सेट जी टी फॉर्म्स आ ग्रुप, इसकी भी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड में है, हम इसे भी देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन 11 में कह रहा है पी स्टेटमेंट है कि जी इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ट्रू है। और दूसरी स्टेटमेंट है कि लाहौर इज़ नॉट अ सिटी ऑफ पाकिस्तान, कह रहा है कि लाहौर पाकिस्तान का शहर नहीं है, जो कि फॉल्स है। अब कह रहा है कि द कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज़, कंजक्शन पूछ रहा है कि पी एंड क्यू की क्या होगी।
अब कंजंक्शन में होता क्या है, इन कंजंक्शन P एंड Q इज़ ओनली ट्रू व्हेन बोथ P एंड Q, उस तरह नहीं एंड पढ़ना, ये मतलब कॉमा आना चाहिए था वैसे, P Q की वैल्यू जब ट्रू हो तभी ट्रू होता है। अब यहाँ पे एक वैल्यू ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, तो इसका मतलब है कि क्या इसका आंसर आ जाएगा, स्टेट कंजंक्शन जो है P एंड Q की फॉल्स है। अ डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट P एंड Q इज़ ट्रू, ये अच्छा ट्रू तब होता है, ये फॉल्स सिर्फ एक केस में होता है जब दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हों। उसके अलावा अगर P ट्रू हो तब भी ट्रू होगा, Q ट्रू हो तब भी ट्रू होगा, और दोनों ट्रू हो तो तब भी ट्रू ही होगा। तो यहाँ पे मोस्ट सूटेबल आंसर जो है वन ऑफ P एंड Q इज़ ट्रू ये बन रहा है। वैसे तो देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए तो A ऑप्शन भी ठीक हो सकता है, D ऑप्शन भी ठीक हो सकता है, और उसके हिसाब से देखा जाए तो बी ऑप्शन भी ठीक हो सकता है। तो या तो इसमें क्वेश्चन में कोई हेर फेर हो सकती है, वरना अगर सूटेबल ऑप्शन देखो तो मैं वो यही है सी, जो कि मैंने यहाँ पे आपके सामने शेयर कर दिया। एन एलिमेंट बी ऑफ अ सेट बी कैन बी रिटन एज बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ये इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये आ गया क्वेश्चन 9 और 10 का सॉल्यूशन। मैं आपके सामने वैसे ही शो कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, हल्का फुल्का टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसमें। देखिए मैंने क्यू इमेजिनरी सेट लिए हैं खुद, मैंने फिर प्रूव किया है, ए ऑप्शन के लिए प्रूव किया है। तो ये देखिए क्यू माइनस आर इक्वल टू क्यू इंटरसेक्शन क्यू माइनस आर के इक्वल आ रहा है, ये दोनों एक बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे खाली सेट आ रहा है तो जो कि बराबर नहीं है, यानी बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है और डी ऑप्शन गलत है। मैंने ये सारे ऑप्शंस को सॉल्व किया और उसके बेसिस पे मैंने अपना रिजल्ट ड्रॉ किया। मैंने ऐसे हवा में बात नहीं कर दी कि ए कैसे आ गया। इस तरह जो नेक्स्ट था कि कहता है जी यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज़ अ ग्रुप। अच्छा देखें, इंटीजर्स जो होता है ना वो अंडर एडिशन तो ग्रुप होता है, क्योंकि उसमें अंडर एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड कर रही होती हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में ये होल्ड नहीं कर रही होते। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ डायरेक्ट पे जाता हूँ, ओनली 3 प्रॉपर्टी आर होल्डिंग हेयर नॉट फोर्थ वन, सो जी इज़ नॉट ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन की बेसिस पे जी जो है वो ग्रुप नहीं होगा। अच्छा इसका मैंने शायद आंसर पीछे मार्क नहीं किया हुआ, चल के देख लें। फॉर्म्स आर ग्रुप, हाँ ये मैंने अभी बताया कि एडिशन के केस में होल्ड करती है ये प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन के केस में होल्ड नहीं करती, तो ये आंसर आना था। बाकी ये करके देख लीजिएगा, इसमें टाइम काफ़ी लग जाना, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया भी हुआ है ई कैट के चैप्टर 2 में देखेंगे ना पास पेपर्स की डिस्कशन में, तो वहाँ पे यही क्वेश्चन ना सेम इसी तरह का क्वेश्चन है वो आया हुआ है। द सेट ऑफ रियल नंबर आर इज़ अ सबसेट ऑफ, कम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। ठीक है, द सेट ए इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए होगा, जो उसने ऑप्शन दिए हैं उसकी बेसिस पे प्रॉपर सबमिट नहीं, अच्छा ये सबमिट नहीं है सबसेट होना है, मिस्टेक है मैंने ठीक नहीं की। सबसेट ऑफ ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए, नॉट अ सुपरसेट ऑफ ए, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए होता है, ए को यानी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कह सकते हैं। अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज़ कॉल्ड सिंगल्टन सेट, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे सिंगल्टन सेट कहते हैं, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसे एम्प्टी सेट कहते हैं, और जिसमें आई थिंक क्या था नल और एम्प्टी में कन्फ्यूजन मुझे अक्सर रहती है, मैंने फिर देखा नहीं दोबारा। अच्छा चलें अल्लाह मालिक है हाँ मैंने सही बता दिया, अब थोड़ा सा देख लेना, बस मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा ये। द टू ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप देयर कोरस्पॉन्ड हाउ मैनी इन्वर्स ईच एलिमेंट, ये मैंने काफ़ी ढूंढा है, मुझे समझ नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा जगह पे देखा तो उस हिसाब से कम अज़ कम वो सिर्फ एक ही होता है इन्वर्स हर नंबर का। अब जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 है नंबर, तो उसका इन्वर्स 1/2 ही हो सकता है, यानी उससे जब मल्टीप्लाई करूँगा तब ही आइडेंटिटी मेरे पास 1 आ रही होगी, अदरवाइज़ किसी भी नंबर के साथ नहीं आ रही होगी। तो इस बेसिस पे मेरे हिसाब से तो कम सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, ज़्यादा से कम एक वाला हिसाब नहीं है, और ना ही एक से ज़्यादा हो सकते हैं। द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास फाइनाइट सेट है, ये तो मुफ्त का ही नंबर आया ना। To draw a general conclusions from accepted or well known facts is called, अच्छा जी ये डिडक्शन की ना डेफिनेशन है, तो इसे देख लीजिएगा। इसके अलावा इंडक्शन की भी डेफिनेशन देख लीजिएगा, प्रोपोजिशन की भी देख लीजिएगा, हल्की फुल्की अगर कहेंगे तो मैं आपके साथ कमेंट में शेयर कर दूंगा, बाकी आप लोग देखिएगा समझ आ जाएगी वैसे यहाँ पे सारे ही इसके एमसीक्यूज आ रहे हैं आगे। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशन proportion is a positive number, or 2 + 2
इक्वल टू 4, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर कह रहा है कि ट्रुथ वैल्यू प्रोपोर्शन का जो है ना पॉजिटिव नंबर आएगा, और 2+2 कह रहा है कि 4। दोनों ही ट्रू मतलब सही बता रहा है, सही वैल्यूज़ बता रहा है, सही कंडीशंस बता रहा है। तो टेबल वैल्यू जब देखेंगे ट्रू ट्रू का केस है तो सिंपली ट्रू आएगा। वैसे जब और आए ना तो दोनों में से एक भी ट्रू हो तब भी ट्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि प्रोपोर्शन इज़ अ पॉजिटिव नंबर, मैं कहता हूँ कि प्रोपोर्शन एक पॉजिटिव नंबर नहीं है, ठीक है। अगर नॉट भी होता, बीच में और है 2+2 इक्वल टू 4, ये तो सही है ना, तो तब भी आंसर ट्रू ही आ रहा होता है। यानी कि और के केस में फॉल्स सिर्फ तब होती है कि ट्रुथ वैल्यू जब दोनों ही फॉल्स हों। टू द ड्रॉ, अच्छा द ड्रॉ नहीं, अगर टू ड्रॉ आएगा मिस्टेक है। टू ड्रॉ जनरल कंक्लूजन्स फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर एक्सपीरियंसेस, इसे हम कहते होते हैं इंडक्शन। ये इंडक्शन की डेफिनेशन है। अ डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू आर फॉल्स बट नॉट बोथ, ये प्रोपोजिशन की डेफिनेशन है, ठीक है। मैंने बताया था अभी ऊपर कि डेफिनेशंस हैं, ये याद होनी चाहिए वैसे ज़बानी। डिडक्टिव लॉजिक इन विच एवरी स्टेटमेंट इज़ रिगार्डेड एज ट्रू आर फॉल्स एंड देयर इज़ स्कोप फॉर अ थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटी। अच्छा, अरिस्टोटलियन लॉजिक में ना थर्ड और फोर्थ की पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो नॉन अरिस्टोटलियन लॉजिक हो जाएगा यहाँ पे। ये बुक की चीज़ें हैं, वैसे याद होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मोनोइड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आई थी। इंटीजर्स जो है ना अंडर एडिशन, एक मिनट, हाँ ये कोई और क्वेश्चन है शायद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मोनोइड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इंटीजर्स जो हैं वो मोनोइड होते हैं, अब उसने पूछा है नहीं होते। अच्छा, मैंने इसमें कन्फ्यूजन कर दिया, वैसे गड़बड़ कर दी है। उसने नॉट पूछा और मैंने उसका पूछ लिया। अच्छा, अगर ये नॉट ना होता तो इसका आंसर इंटीजर्स होता। आई थिंक रियल नंबर्स होगा, कंफर्म नहीं है, अब मुझे इस क्वेश्चन के ना कंफर्म नहीं है। मैंने शायद इस क्वेश्चन को देखा ही नहीं, या मैंने कुछ और समझ के कंफ्यूज कर दिया। डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू, ये दोबारा रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर सी ही था। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 0 होता है, लेकिन नेचुरल नंबर्स में तो 0 होता ही नहीं है। ये भी कन्फ्यूजन में आ गया है। अच्छा, मैंने पहले ये चीज़ें सोची नहीं, वीडियो में साथ सोच रहा हूँ। अल्लाह अकबर। द सेट ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट, ये डोमेन की डेफिनेशन समझ लेंगे, डोमेन की डेफिनेशन ही आई हुई है। आ सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए इज़ कॉल्ड आ रिलेशन फ्राम बी टू ए। बुक की चीज़ें हैं ये। 2-3 क्वेश्चंस में मुझे कन्फ्यूजन आ गई आज। द सेट ए बी इज़, अच्छा इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आती रही है, मुझे नहीं समझ आई इसका। मेरे बारे में मैंने बहुत ढूंढा, 2 पॉइंट्स सेट कह सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल, पता नहीं क्या है, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे समझ नहीं आई, तो मैं इस 2 पॉइंट सेट एक तुक्का लगा रहा हूँ। द सेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन। कम्प्लेक्स नंबर है और कह रहा है कि सेट बनाता है किस ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो बाइनरी ग्रुप बना रहे होते हैं। द सेट 1-1, ये बार ये नहीं है, ये मिस्टेक है, और अयोटा और माइनस अयोटा आना था यहाँ पे, वैसे जो मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये भी हमने ई कैट वाले में किया हुआ है, वहाँ पे चैप्टर 2 में देखेंगे तो ये वहाँ पे बड़ी डिटेल से इसका आंसर लिखा हुआ है। वैसे ये यहाँ पे साथ है, ये सारे मैंने वहीं से उठाई थी अपनी पिक जो है ना, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रही हैं, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन के केस में ये ग्रुप होता है। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन भी नहीं होता, अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन भी नहीं होता। एडिशन में होता है सिर्फ, और एडिशन दिया ही नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली डी, नॉट अ ग्रुप। द सेट क्यू फॉर्म्स अ ग्रुप डज नॉट रूम अ ग्रुप, फॉर्म आना था यहाँ पे, रूम गलती से है। कंटेन नो एडिटिव आइडेंटिटी कंटेन्स नो एडिटिव इन्वर्स, दो जो 33 है इसका भी है कि ग्रुप ये बनाता है। अब देखें क्यू जो है इसमें आइडेंटिटी
एडिटिव आइडेंटिटी भी आ रही होती है, उसने लिखा है कि कंटेन नहीं करती थी, तो गलत हो गया। ये भी यहाँ पे कंटेन के भी स्पेलिंग मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुई हैं इस दफ़ा तो यहाँ पे कहता है एडिटिव इन्वर्स भी नहीं होता, जबकि होता है सेट क्यू में, तो ये भी गलत हो गया। और ऊपर है डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप और फॉर्म अ ग्रुप, तो वैसे तो फॉर्म करता है, तो मैं दूसरे हिसाब से सिर्फ बता रहा हूँ कि एलिमिनेशन MCQs एलिमिनेशन टेक्निक से भी करें तो C और D हो नहीं सकता, A और B में सिर्फ कन्फ्यूजन रह जाती है। तो जब आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी भी है, एडिटिव इन्वर्स भी है, इस तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होगी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होगा, तो ग्रुप वो फॉर्म कर रहा होगा। द सेट इंटीजर्स का सेट ऑफ फॉर्म्स अ ग्रुप, ये पहले ऊपर आया था, हाँ इसके साथ मैंने कन्फ्यूजन की हुई थी, वो जहाँ पे नॉट पूछा था और यहाँ पे पूछ ही रहा है, ये लिखा हुआ है, इसकी रीज़न जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 32 ये ऊपर लिखी हुई है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर्स विद ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन वुड नॉट फॉर्म अ ग्रुप बिकॉज दिस सेट डज नॉट कंटेन इनवर्सेस बट इट इज़ नोटेड दैट नो आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन दिस सेट फॉर एनी रियल नंबर द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ 1। तो इवन की बात हो रही है, तो इवन में 1 आएगा ही नहीं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ दी, ये फिर से रिपीट हो गया है, 8 आ जाएगा 2 की पावर n। इफ़ f ऑफ a इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b देन f a अप्रोचेस टू b इज़ कॉल्ड। अच्छा, इन फंक्शंस में ना मेरी ग्रिप नॉर्मल है, बहुत अच्छी नहीं है। हाँ ये है कि मैं वैसे एक्सप्लेन समझाता तो शायद हो जाता, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो इसलिए मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगा। तो इनटू फंक्शन है, लेकिन अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है इसके बारे में कमेंट में, या फिर मैं इंस्टा पे या फिर फेसबुक अपने पेज पे ना इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा ये छोटी शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्स पेयर्स फ्रॉम द, ये फिर से आ गया है, डोमेन की डेफिनेशन है। A function in which second element of the order pairs are distinct, इसके एक्सप्लेनेशन वैसे दी हुई है, 36 और 38 की एक्सप्लेनेशन मैंने नेक्स्ट स्लाइड में भी दी हुई है, अगर आप लोग वहाँ से देखना चाहेंगे तो देख लेंगे। वन फंक्शन की है ये डेफिनेशन। अ फंक्शन हुज रेंज इज़ जस्ट वन एलिमेंट कॉन्स्टेंट फंक्शन कहते हैं। टू ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप देयर कोरेस्पॉन्ड्स डैश इनवर्स, अब ये वही चीज़ आ गई है कि हर ग्रुप में हर एलिमेंट का इन्वर्स, सिर्फ एक ही इन्वर्स एलिमेंट होता है। द सेट ऑफ इंटीजर्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये भी पहले हमने देखा है वो, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन 36 और 38 का, इसे पढ़ लीजिएगा। अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। द सेट आर is dash with respect to subtraction, not a group, no conclusion drawn, non commutative group। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है नॉट अ ग्रुप। सेट रियल नंबर्स का जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप नहीं बनाता इसमें, क्योंकि आइडेंटिटी जो है मल्टीप्लिकेटिव सब्ट्रैक्ट क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। सब्ट्रैक्शन का आइडेंटिटी एलिमेंट हमने आई थिंक कल वाली वीडियो में देखा था, वो 0 होता है। इफ़ a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड गिव्स एडिटिव इन्वर्स, सब्ट्रैक्टिव इन्वर्स, कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा हो रही है इसमें। इफ़ a इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड गिव्स एडिशन, अच्छा ये भी क्वेश्चन की मुझे कंफर्म समझ नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं लगा सका। तो कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा रही है। द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास फाइनाइट सेट आ जाएगा। ये 43 जो है ना मुझे समझ नहीं आ रही, मे बी मैंने कोशिश की थी ढूंढने की इसके बारे में, लेकिन मेरे ख्याल में ए के साथ बी की वैल्यू भी होनी चाहिए थी, तब ये 1 1 2 2 3 3 4 4 वाला हिसाब होता। मुझे ऐसे कोई समझ नहीं आ रही रिलेशन की इसमें। टू ड्रा जनरल कंक्लूजन्स फ्रॉम एक्सेप्टेड आर वेल नाउन फैक्ट्स, ये दोबारा डेफिनेशन आ चुकी है हमारे पास डिडक्शन की। कह रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी का मल्टीप्लिकेशन भी अगर उन्हें मल्टीप्लाई करें तो वो भी आर को बिलोंग कर रहे होंगे, तो ये क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा जी, डिवीजन इज़ आ बाइनरी ऑपरेशन। अच्छा इस क्वेश्चन में भी समझ नहीं आता, सेट ऑफ रैशनल नंबर है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स में भी MCQs में मसला हो, तो जो डिवीजन है ना, नॉट बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ना नेचुरल नंबर्स पे है, ना इंटीजर्स पे, ना रैशनल नंबर्स पे, ना ही रियल नंबर्स पे, ना ही कम्प्लेक्स नंबर्स पे। तो इस क्वेश्चन में मुझे समझ नहीं आया कि क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है या ऑप्शंस का इशू है। द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and
टू इनफाइनाइट सेट होंगे। रैशनल नंबर्स होते हैं जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल्स में 0.1 0.01 0.001 0.00001 इस तरह चलते जाएँ, तो इसका मतलब है कि इनफाइनाइट सेट की पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर के बारे में। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में इशू आए भी हैं, और मैं वैसे इस चैप्टर से बड़ा भागता हूँ। चैप्टर 2 मैथ के चैप्टर 2 से मैं बहुत भागता हूँ। मुझे इस चैप्टर की कोई ख़ास मेरी इस पे ग्रिप है ही नहीं। एक चैप्टर 2 और चैप्टर 8, क्योंकि ये नहीं पढ़ाया जाता ज़्यादातर क्लासेस में। इतने मतलब सिर्फ ऐसे टीचर छुड़वा देते हैं कि सिर्फ इस शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से थोड़ा बहुत कर लेना, तो इसे डिटेल में ना पढ़ाते हैं, ना ही स्टूडेंट्स इसमें इतना इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन ये इंट्री टेस्ट में बड़ा तंग कर रहे होते हैं फिर यही चैप्टर, तो इस वजह से मेरी भी इस पर ग्रिप थोड़ी कम ही है। हाँ, इस पर मैं लेक्चर एक दूंगा, उससे पहले मैं अपनी अच्छे से तैयारी करूँगा, फिर ही मैं जब लेक्चर सीरीज स्टार्ट करूँगा ना मैथ की, तो इंशाल्लाह उसमें कवर करेंगे, फिर चीज़ों को डीपली डिस्कस करेंगे। तब फंक्शंस को भी हम अच्छे से देखेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ अभी कमियां हैं, वो मैं उन्हें इम्प्रूव करूंगा। आज के सेशन में काफ़ी एमसीक्यूज़ में कन्फ्यूजन आई है, काफ़ी में मिस्टेक्स भी आई हैं, जिस वजह से भी कन्फ्यूजन आई हैं, तो उसे इग्नोर करिएगा। बाकी फीडबैक देते रहिएगा, और इंशाल्लाह इसी तरह और वीडियोज़ आती रहेंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अप्रिशिएट कर दिया करें कभी कभी अगर दिल करे तो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।